हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था, है ना। शुरुआत से लेकर के आखिर तक के उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने देखा था। सारी चीज़ें एकदम विधिवत रूप से मैंने समझाने की कोशिश करी थी। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स था आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स पे था, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल था क्या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इस कोर्स का पार्ट है, तो नहीं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स आगे आएगा। मतलब अभी फर्स्ट ऑफ ऑल केवल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स पे है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा। देखो यार, ये इस तरह की चीज़ है जो हम लोग थोड़ा पहले से सीखते चले रहे। लाइक काइनेटिक थ्योरी में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले सीखी थी, बट इंट्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा डीप में लोग नहीं देते। मतलब डीप में देने का मतलब क्या है, लोग सोचते हैं ये कुछ इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं और कुछ कुछ करके कि मतलब बस पी वी आर टी बस यही करते रहते हैं, है ना। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। हमें उन चीज़ों को समझना है बेसिकली जहाँ पे लोग मात खा जाते हैं कि ये मतलब थर्मोडायनेमिक्स को सिर्फ एक इक्वेशन का रूप लेते हुए देखते हैं, लेकिन उससे कहीं हट करके है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों से, वास्तविकता में थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषाएं दी जाती हैं। मतलब प्राचीन समय से इस तरह की परिभाषाएं दी जा रही हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ट्रिपल ई की स्टडी है। किसकी? ट्रिपल ई, एंट्रोपी, एंथैल्पी और एनर्जी, ठीक है। बेसिकली क्या है ये मतलब चलो छोड़ो वो सब पुरानी बातें, हम लोग शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सिंपल होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मतलब क्या है? कुछ काइंड ऑफ हीट, है। थर्मो का मतलब क्या है? काइंड ऑफ हीट, ठीक है। और डायनेमिक्स का, डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक्स, फिर उसके बाद आता है डायनेमिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब सम मूवमेंट या ट्रांसफर, मूवमेंट और ट्रांसफर। अच्छा भाई, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? कुछ हीट का ट्रांसफर होना या उसका मूवमेंट होना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ मूवमेंट होता है, तो वहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स की बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट को थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। क्या चीज़? हीट एंड टेम्परेचर। देखो, हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आपस में मिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ इनका जो समझने का ढंग है वो एक जैसा है, लेकिन हीट अलग है और टेम्परेचर अलग है। जब भी हम लोग हीट लिखते हैं तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं? हीट इज समथिंग लाइक 500 किलो कैलोरी, है ना। या कभी कभी इसको जूल में भी लिख देते हैं, मान लो 500 किलो कैलोरी या मान लो जूल, इस तरह से कुछ हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अलग अलग चीज़ों की इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। किलो कैलोरी या जूल, मान लो हम लोग इस तरह से लिख दिया, कैलोरी या जूल, जिसमें भी आप लिखना चाहो। लेकिन टेम्परेचर को हम किस तरह से लिखते हैं? टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं कि 100 कैलविन या 200 कैलविन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस तरह से लिखते हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है, या कैलविन। तो इसका जो बेसिकली यूनिट है दैट इज कैलविन या सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? टेम्परेचर is kind of a thing which tells us about a heatness of the body या hotness of the body। मतलब टेम्परेचर एक वो पैमाना है जो कि बताता है किसी बॉडी के अंदर कितनी हीट है, ना कि टेम्परेचर डायरेक्टली हीट बता रहा है। वो अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि इसके अंदर कितनी, इंसान टेम्परेचर से, मान लो मैंने बोला कि एक ये बॉडी है, एक की बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या कैलविन में अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट, 200 या मान लो 300 कैलविन, 300 कैलविन इसका टेम्परेचर है। और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 400 कैलविन, ठीक है।
300 केल्विन, 400 केल्विन। तो आप इनको देखकर मैंने आपसे बोला कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, आप बोल दिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसकी हीट 400 केल्विन है, या हीट का हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हीट कितनी है इसमें। हीट हम नहीं बता सकते। 400 केल्विन को सुन करके हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी में हीट कितनी है सॉरी। लेकिन 400 केल्विन हमारे दिमाग में एक आइडिया जरूर डाल देता है कि इसके अंदर हीट ज़्यादा है या कम है इसके कंपैरिजन में। लाइक आप 400 केल्विन को देख करके क्या आइडिया लगाओगे कि 300 केल्विन से तो ज़्यादा हीट रखता है। ऑब्वियस सी बात है कि हीट ऑफ दिस, मान लो ये H1 है, इसकी हीट H1 है और इसमें हीट जो है वो H2 हीट स्टोर्ड H1 है, तो वी कैन से दैट H1 इज ग्रेटर देन H2, but we can't predict the values of H1 and H2 by just looking at the temperatures. Are you getting my point? मतलब हम लोग H1 H2 का आइडिया सिर्फ ये लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम by looking at the temperatures, but we can't predict the values of H1 and H2 just looking at the temperature. मतलब बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये होता है हीट और टेम्परेचर कॉन्सेप्ट की। टेम्परेचर जो है वो हीट को पर्टिकुलरली नहीं बताता है, वो बट एक आइडिया देता है कि कितनी हीट हो सकती है, मतलब किस अमाउंट में हीट ज़्यादा है कम है, ये चीज़ होती है। हीट इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। हीट इज व्हाट? हीट इज काइंड ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी है ना? हीट एनर्जी है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, बट टेम्परेचर एनर्जी नहीं बताता है। टेम्परेचर जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। टेम्परेचर ये जरूर बता सकता है कि अच्छा, मतलब टेम्परेचर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी है, बट टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा ओके, ठीक भाई। अच्छा एक बात और, मान लो हमने टेम्परेचर और ये समझ लिया, ठीक ठीक क्या होता है, ओके। अब बेसिकली हमें करना क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ जो भी बॉडीज़ हैं उसके अंदर हीट का क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या उससे हीट जा रही है अंदर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसके जो गैस है या जो भी सब्सटेंस है उसके द्वारा क्या वर्क डन किया जा रहा है, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है जब हम हीट को अंदर हम डाल रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बातें करते हैं, ठीक है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत होगी। जैसे कभी भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को सीखने की जरूरत होती है, उसकी वर्णमाला सीखने की जरूरत होती है, उसकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको सीखने की जरूरत होती है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स को भी सीखने के लिए हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स की यानी कुछ टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। अब उसको देखते हैं वो टर्मिनोलॉजी क्या है, लाइक जो हम लोग टर्म्स यूज़ करेंगे उसका क्या सिग्निफिकेंस और उसका क्या मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में। आई होप बात क्लियर है, ठीक है, उतारो उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ टर्म्स हमें यूज़ करने होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में उसको हम लोग देखते हैं क्या टर्मोलॉजी यूज़ होनी, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है वो जो यूज़ होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसका क्या मतलब है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। देखो ध्यान सुनो, जैसे मान लो मेरे पास एक ये डस्टर है, ठीक है, और ये क्या मान लो एक गैस चैम्बर है, कोई भी इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और हमें इसकी स्टडी करनी है कि अब बताओ अच्छा इसमें कितनी एनर्जी है ना, या इसमें कितनी आपकी कुछ भी किसी भी तरह का इसमें हमने मैकेनिकल सिस्टम जोड़ दिया, ठीक है, उस मैकेनिकल सिस्टम द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है, या मान लो हम इसमें कुछ हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ तरीकों से हमने फिलामेंट लगा दिया उसके हेल्प से हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो कितनी बेसिकली इसके अंदर हीट जो भी है सब कुछ है, तो इसकी कलेक्टिव स्टडी करनी है। तो जिस भी चीज़ की हमें कलेक्टिव स्टडी करनी होती है, जिस भी चीज़ की हमें स्टडी करनी होती है उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, जिसकी स्टडी करनी है ना, जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी गैस है जिसकी हमें स्टडी करनी है, सिंपल सा वर्ड जिसकी स्टडी करनी है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिख देता हूँ, जिसकी स्टडी करनी है ना। और सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग का मतलब है सिस्टम के अलावा जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो कुछ भी उसके अलावा बच रहा है, मतलब जो वो डस्टर था वो डस्टर हमारा सिस्टम हो गया, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बाहर की चीज़ें, जितनी भी बाकी चीज़ें, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, मतलब बाकी सब कुछ सराउंडिंग, और जो हमारे पास सिस्टम था वो जिसकी हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो सिस्टम के अलावा सब कुछ, सिस्टम के अलावा
सब कुछ। बात क्लियर है? तो क्या होता है सिस्टम जिसके में स्टडी करनी है, और सराउंडिंग क्या है जिस सिस्टम के अलावा सब कुछ हमारा क्या है, सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग मतलब हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं ना सिंपल, इस वजह से मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कहीं आपको बोला गया वी हैव टू चेक द सिस्टम्स हीट एंड समथिंग काइंड ऑफ, एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या है सिस्टम, तो इस तरह के वर्ड्स आपके यूज होंगे, इस वजह से मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके बनता है यूनिवर्स। अगर कहीं पर थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स वर्ड का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर सिस्टम भी यूज हो रहा है और सराउंडिंग भी यूज हो रहा है। तो यूनिवर्स क्या चीज, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या मेरी बातें क्लियर है? यूनिवर्स इज व्हाट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? इसका मतलब हमें भाई बहुत सारी चीज़ें होगी, हमें इस तरह का गैस चैम्बर दिया होगा, ठीक है, इस तरह का गैस चैम्बर दिया हो, तो मान लो कुछ ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, कुछ भी इस तरह का यहाँ पे गैस भरी हुई है, हमसे बोल दिया जाए बताओ अगर हम इसमें इतनी हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो बताओ टोटल जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो कितना होगा। तो पहले हम सिस्टम की एंट्रोपी निकालेंगे, फिर सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या चेंज आ रहा है। तो इस वजह से ही मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है। अच्छा, अब अगर हमने सिस्टम की बात करी ही है, अगर हमने सिस्टम की बात करी है तो सिस्टम भी हमें 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। सिस्टम कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से हम मास का और एनर्जी का दोनों का, मतलब जैसे मान लो ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, तो भाई सिंपल सा सिस्टम है। हमने क्या किया, इसके अंदर हम मास भी ऐड कर सकते हैं। मान लो ये बॉटल होती, मेरे पास अभी यहाँ पर्टिकुलर बॉटल नहीं है, मान लो बॉटल होती, ठीक है, तो बॉटल में क्या कर सकते हैं, मास भी एंटर कर सकते हैं, मतलब पानी भी एंटर करा सकते हैं, और हीट भी एंटर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसमें मास का और हीट का दोनों को एंटर हम करा सकते हैं। पानी भी भर सकते हैं, और नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल है तो ऑब्वियस सी बात है वो एटमॉस्फेयर से हमारी हीट या एनर्जी ले सकती है। तो वो होता है हमारे पास ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या हो गया हमारे पास, मास and energy both can be transferred। बात क्लियर है? दूसरा सिस्टम आता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्या चीज? क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर हम लोग मास तो एंटर करा सकते हैं, ठीक है, सॉरी एनर्जी तो एंटर करा सकते हैं, बट मास एंटर नहीं करा सकते हैं। ऐसे एक बोतल ली हमने, प्लास्टिक की बोतल थी, उसमें पानी भर दिया, उसमें ढक्कन बिल्कुल लॉक कर दिया उसका। अब क्या हो सकता है, वो बोतल में हमने ठंडा पानी भरा था, तो वहाँ से हीट तो बाहर जा सकती है, लेकिन मास बाहर नहीं, क्योंकि हमने ढक्कन को भी लॉक कर दिया है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, क्लोज सिस्टम। मतलब वहाँ पर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट मास कांट बी, मतलब ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। कहाँ लिख दूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आप खुद समझ रहे होगे, एक पैटर्न सा बन रहा है। यहाँ पे क्या था, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे थे, यहाँ पर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, ना ही मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, ना ही मास और ना ही एनर्जी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बोथ कांट बी ट्रांसफर्ड। क्या बातें क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। इस तरह के वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमसे बोला जा रहा है एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, इस वजह से उसको हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मेरी बातें क्लियर है? देखो यार, कोई अगर डाउट आता है, तुम लोग मतलब अपने लोगों से बातें छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मेरे को बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। मेरे से छुपाओगे तो फिर कहाँ जाओगे, ठीक है ना। डॉक्टर से और टीचर से कभी भी कोई भी रोग या मतलब अपनी जो बात है वो छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जो भी रोग है, ठीक है, तो डॉक्टर को बता देना,
मतलब मुझे बता देना, मैं डॉक्टर नहीं मतलब टीचर हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है अगर किसी भी चीज़ में तो वो मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो ओपन सिस्टम मास एंड एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, मास कांट बी ट्रांसफर्ड, बट इन आइसोलेटेड सिस्टम दोनों ही ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, मतलब ना ही मास ट्रांसफर होता है। मतलब ऐसे समझो कि एक बढ़िया सी इंसुलेटर वाली जो बॉटल आती है ना, जो बढ़िया, जिसमें अंदर पहले कांच लगी होती है, फिर बाहर स्टील की बॉटल होती है, बढ़िया मिल्टन की अच्छी सी बॉटल लो, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास आइसोलेटेड, मतलब परफेक्टली आइसोलेटेड तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें भी कुछ टाइम बाद पानी ठंडा होने, सॉरी गर्म होने लगता है, तो उसको भी परफेक्टली बट काइंड ऑफ समझ सकते हो, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड, मतलब बिल्कुल बॉटल लॉक हो और बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटेड बॉटल हो, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। बातें क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह की कुछ टर्मोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, ओके भाई, ये बात समझ आ गई। और क्या यूज़ करते हैं इसमें हम लोग टर्मोलॉजी? अब हम लोग जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मान लो अभी प्रोसेसेस देखेंगे, जैसे मान लो आपसे बोल दिया गया कि कुछ एक कंटेनर है, सॉरी तार फंस रहा है, मान लो हमसे बोल दिया गया एक कंटेनर है, ठीक है। मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और आपसे बोल दिया गया इसकी जो वॉल्स हैं दैट दोज आर एडियाबैटिक वॉल्स। अभी हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल दिया गया मान लो आपसे इसकी जो वॉल्स हैं दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स। टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, इस तरह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एडियाबैटिक वॉल्स, तो एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी हीट जो है वो अंदर नहीं जा सकती, मतलब सिंपल सा ये आपका ऐसा है कि यहाँ से कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, वैसे से समझो, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया, हीट अंदर नहीं जा सकती है, हीट अंदर नहीं जा सकती है, सिंपल सा। लेकिन अगर आपसे कंडक्टर बोल रहा है या डायाथर्मिक बोल रहा है, कंडक्टर या डायाथर्मिक बोल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, क्या चीज, कंडक्टर और डायाथर्मिक। कंडक्टर डायाथर्मिक बोल रहा है तो वहां से हीट पास हो सकती, वहां से हीट पास हो सकती है, लेकिन एडियाबैटिक वॉल से हीट पास नहीं हो सकती है। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बात समझ आ रही, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, किस तरह से हम लोग सिस्टम को तीन भागों में बांटते हैं, क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है क्लोज सिस्टम, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बाद क्या होती है हमारे पास एडियाबैटिक वॉल्स वॉल्स, क्या होती है हमारे पास कंडक्टर या डायथर्मिक वॉल्स। इस तरह की टर्मोलॉजी हमें यूज होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आई होप बात क्लियर हो रही है। कोई डाउट आ रहा है क्या? कोई डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आ रहा है तो लिख दो, ठीक है। चलो उतारो इसको। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी थी वो हम लोगों ने सीख ली कि किस किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, जो कि मतलब बिल्कुल जड़ है जहाँ से थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत होती है। अब हम लोग घुस रहे हैं एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स में कि क्या होता है हमारे पास, जो भी लॉज होंगे किस तरह से उन लॉज का एप्लीकेशन करते हैं, क्या उनके प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं, इसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो क्या चीज़, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरुआत करेंगे जीरोथ लॉ से, ठीक है। लोग सोचते हैं कि फर्स्ट मतलब पहली शुरुआत होगी फर्स्ट लॉ से, नहीं, यहाँ पे जीरोथ लॉ से शुरुआत होती। क्यों होती बताता हूँ। क्या है पहला लॉ? पहला लॉ नहीं, शून्यतम लॉ, मतलब जो भी बोलते हैं हिंदी में, मतलब शून्यतः लॉ या जो भी होगा, नहीं शून्यतः नियम, छोड़ दिया जो भी, ठीक है। जीरोथ लॉ, ठीक है। तो जीरोथ लॉ मतलब क्या हो गया, सोच रहे हो कि फर्स्ट लॉ क्यों नहीं। देखो यार, हुआ ये था कि जैसे पहले फर्स्ट लॉ आया, ठीक है, उसको फर्स्ट लॉ बोल दिया गया, ठीक है। फिर उसका बाद सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ बोल दिया गया। बट जो जीरोथ लॉ आया, आया नहीं आया तो जो जीरोथ लॉ आया वो आया सेकंड लॉ के बाद में, मतलब दिस इज अ फैक्ट कि वो आया, जीरोथ लॉ जो आया वो आया सेकंड लॉ के बाद में, लेकिन वो ज़्यादा बेसिक लॉ था, तो उस वजह से उसको थर्ड लॉ नहीं बोला, ठीक है। उसको बोल दिया हम लोगों ने जीरोथ लॉ, क्योंकि हमें उसको बेसिक में रखना था। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेटमेंट जो कि हमारी जड़ों को बहुत मजबूत करता है, जो कि हमें बताता है एक्चुअल में हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है, ठीक है, या क्या होता है इक्विलिब्रियम एक्चुअल में, ठीक है। तो वास्तविकता में जीरोथ लॉ क्या है समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोथ लॉ को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, है ना। आपने सुना होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है,
मतलब जब दो बॉडीज है, जो भी दो या दो से ज़्यादा बॉडीज जो होती हैं आपस में बिल्कुल साम्य होती है, मतलब बिल्कुल वो आइडेंटिकल कंडीशंस में होती हैं, या मतलब बिल्कुल स्टेबल होती हैं, ठीक है, तो बोलते हैं हम लोग वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मतलब वहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, सब कुछ स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। अब वहाँ पे अनस्टेबल हो सकता है अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें सिस्टम को, बट स्टेबल में क्या होता है, परफेक्टली स्टेबल होता है, मतलब उसको हम कितना भी हिलाएं डुलाएं उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलर चीज़ देखें दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल यही लिख देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर दो बॉडीज हैं, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी होगा तो देन दोज बॉडीज विल कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब बोला जाएगा कि वो जो दोनों बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब क्या है, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बस सिंपल सी बात है कि उनका टेम्परेचर बराबर होता है, ठीक है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बराबर, बस ऐसे समझो। तो जीरोथ लॉ क्या बताता है कि मान लो कोई एक बॉडी ए है, ठीक है, मान लो कोई एक बॉडी ए है, वो बॉडी बी के साथ में ऐसे रखी हुई है, ठीक है। मान लो यहाँ तीसरी बॉडी सी भी है, ठीक है, और आपसे बोला गया है, जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि टेम्परेचर ऑफ ए अगर टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है, इफ दिस इज द कंडीशन, इफ टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, मतलब ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, या ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बात समझ आ रही है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का टेम्परेचर समान है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ ए एंड इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड और नहीं है, एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, मतलब बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन zeroth law says that A and B will also be in thermal equilibrium। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि राम की हाइट श्याम के बराबर है और राम की हाइट परशुराम की भी बराबर है, तो श्याम और परशुराम की हाइट जो होगी वो आपस में बराबर होगी, ठीक है। थोड़ा सा गंदा एग्जांपल है, मतलब गंदा क्या ही है, मतलब समझ जाओ कि मतलब तीन बंदे हैं, उनमें से ए की हाइट बी के बराबर है, ए की हाइट सी के भी बराबर है, तो बी और सी की हाइट भी आपस में बराबर होगी, मतलब वही है, सिंपल। तो क्या बोला, अगर एक जो ए और सी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, then A and B will also be in thermal equilibrium। This is the zeroth law of thermodynamics। ये होता है zeroth law of thermodynamics। क्या बोल रहा है कि अगर A का टेम्परेचर या A और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। दिस इज द लॉ। इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है कि हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं या तीन बॉडीज हैं, तो उसमें एक अगर इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, दूसरी भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, दैट्स ऑल। क्या बात है, क्लियर? दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है, बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं आता नहीं है ना? अच्छा, उतारो इसको। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जीरोथ लॉ के बाद आते हैं फर्स्ट लॉ पे, ठीक है। जीरोथ लॉ बस इतना ही था, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस बेसिक सा एक लॉ है जिसको आपको मन में रखना है, मन मंदिर में बसा लो कि जीरोथ लॉ होता क्या है, ठीक है, बस इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा भाई, क्या होता है फर्स्ट लॉ, समझेंगे। जो बेसिक आइडिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पीछे, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब जो फर्स्ट लॉ है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। किस तरह से कंजर्व होती है, देखो, मान लो हमारे पास एक ये सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है, सिलेंडर और इसमें पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से, ये पिस्टन है, पिस्टन समझते हो ना? ये पिस्टन का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकता है इसे आकर के आगे, मतलब एक ऐसे समझो गोल गोल सा सिलेंडर होगा, ठीक है, उसमें एक इस तरह के फंसा होगा, ये पिस्टन फंसा होगा गोले से, ऊपर चक्का, इसमें से हत्था लगा होगा, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, फ्रिक्शनलेस, ये आराम से मूव कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा इस पर, ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर का तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, प्रेशर कम होगा बाहर का, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से कम होगा तो अंदर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा, तो मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर एंड आर कंडीशंस, मतलब हम किस तरह से प्रोवाइड करा रहे कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, अब इसे मान लो गैस भरी हुई है,
ठीक है, इसमें मान लो गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कुछ हीट हमने प्रोवाइड कराई, मान लो कुछ भी किसी भी तरह से हमने या फिलामेंट लगा दिया या कुछ भी करके हमने हीट प्रोवाइड कराई, ठीक है, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड कराई, या मैंने बैटरी से लगा के एक फिलामेंट लगा दिया जो कि इसमें हीट देगा इस तरह से, ठीक है। और इस पिस्टन को मैंने इस तरह स्प्रिंग से जोड़ दिया, मतलब हम इसमें सारी एनर्जीज को है मतलब देखना चाह रहे हैं कि कितना एनर्जी जो है इसमें कंजर्वेशन कैसा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यार ना भी जोड़ो, मतलब ऐसे समझ सकते हो पिस्टन तो मूव करेगा ही, ठीक है। फिर जो एनर्जी कितनी वर्क में जाएगी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, मतलब समझते हैं होता क्या है वास्तविकता में। होता क्या है कि वास्तविकता में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम में हमने सप्लाई किया है, मान लो हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है, तो वो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो पहले तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। वो क्या करेगा, पहले तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और उसके अलावा वो क्या करेगा, वो कुछ वर्क डन करेगा। मतलब जो भी हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने उसमें सप्लाई किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और उसमें वो कुछ उसका जो पार्ट होगा वो वर्क डन करने में जाएगा। मतलब क्या है, जैसे ही हमने मान लो इसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें सप्लाई करी तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो गई वो हो गई डेल्टा यू, ठीक है। और पिस्टन जो है कुछ आगे खिसक गया इस तरह से, मान लो कुछ डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे खिसक गया, तो हम देखेंगे कि ये डेल्टा एक्स इसका मतलब क्या, वर्कडन ही तो हुआ है। और यहाँ पर जो वर्कडन हो रहा है वास्तविकता में इस पर्टिकुलर केस में जो वर्कडन हो रहा है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से मैंने स्प्रिंग लगाई ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो कि वैसे जैसे पिस्टन आगे आएगी स्प्रिंग कंप्रेस होगी, पोटेंशियल एनर्जी आगे, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कितना कंप्रेशन हुआ है, क्या उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसके बेसिस पे देख सकते हैं कितना वर्कडन हुआ है एक्चुअल में। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्प्रिंग लगा दी है, ठीक है। अच्छा, कुछ जगह आप सोच रहे हो यहाँ पर मैंने ये वाला डेल्टा यूज किया है और कुछ जगह पे मैंने ये डी यूज किया है, मतलब क्या है इसका, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये जो है ये बता रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट है यहाँ पे, हीट में चेंज नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि मतलब एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं, ये लिटिल अमाउंट ऑफ हीट है, ये बता रहा है उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क भी हो रहा है। लेकिन ये डी क्या बता रहा है, ये डी बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो रहा है, ये डी बता रहा है चेंज, क्या बता रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या बता रहा है, लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क, लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। ये क्या बता रहा है, लिटिल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, लिटिल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। बात क्लियर है, मतलब भाई इन अक्षरों का हमें मतलब भी तो समझ आना चाहिए, ये डेल्टा क्या बता रहा है, ये डी क्या बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसमें सप्लाई करी है, इसका मतलब क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क उसमें हुआ है और इसका मतलब कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। यहाँ पे हीट का चेंज और यहाँ पे वर्क का चेंज नहीं है, इस तरह से मैंने अभी ये वाला डेल्टा यूज किया है। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में भाई पहले कुछ एनर्जी होगी उसकी, फिर कुछ एनर्जी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, दिस चेंज। अच्छा, टोटल अमाउंट ऑफ हमें देखना है कि हमने कितनी, मान लो हमने कुछ मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें खर्चा किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर इसमें दिया टोटल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल जो इंटरनल चेंज है दैट इज डेल्टा यू प्लस जो टोटल वर्क डन है दैट इज डब्ल्यू। तो इस तरह से भी इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। ये इसका स्मॉल अमाउंट में हम अगर दे रहे हैं तो दिस इज दिस फॉर्म, अगर टोटल अमाउंट में दे रहे हैं, टोटल जब हम उसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, पक्का। अच्छा, यहाँ पे बोला जाए कि वर्क कितना हुआ है, तो हमने देखा कि ये अगर डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ है तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ध्यान देना, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे जो डब्ल्यू है डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल कितनी स्टोर होगी, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से निकालेंगे हम लोग, समझ आ रहा है। या सिंपल सा हम इसमें वर्क से ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब
इसको निकाल भी जैसे नहीं उसमें करते हैं मैकेनिक्स में कि हमने डेल्टा एक्स किया तो वर्क कितना आ गया के डेल्टा एक्स या के डी एक्स, तो फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि डायरेक्टली हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स था, हमने लिख दिया हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली कि मतलब आपको स्प्रिंग वगैरह सिस्टम उसमें लगा देगा, फिर उसमें कुछ भी आपसे दे सकता है, बताओ कितना प्रेशर डिफरेंस है, क्या क्या फोर्सेस लगे ना, हम लोग करेंगे भी, अभी नहीं, मतलब अगली क्लास में, आज नहीं अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह के सवाल भी देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा थर्मोडायनेमिक्स क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या उसका मतलब होता है, क्या क्या उसमें हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी सीखी, किस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग को समझते हैं, उसको टोटल मिलाकर के यूनिवर्स बनता है, और किस तरह से सिस्टम को हम लोग अलग अलग भागों में बांट देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा जीरोथ लॉ क्या होता है, फिर हम लोगों ने उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम लोगों ने ये भी समझा था क्यों जीरोथ लॉ जो है वो जीरोथ लॉ है ना कि फर्स्ट लॉ, ठीक है। और फर्स्ट लॉ जो है वो क्यों फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ नहीं, समझ रहे हो ना, कि जीरोथ लॉ जो है सेकंड लॉ के बाद आया था। इस वजह से हम लोगों ने कुछ, क्योंकि वो बेसिक लॉ था, इस वजह से हम लोग उसको जीरोथ लॉ बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सा टेम्परेचर कॉन्सेप्ट बता रहा था, नथिंग एल्स। इस वजह से हमने उसको फर्स्ट लॉ से पहले रखा, उसको नाम दिया जीरोथ लॉ। अगर कोई डाउट है अभी भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने काइनेटिक थ्योरी कंप्लीट कर लिया, उसके जो नोट्स है वो अपलोड हो चुके हैं। इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स जब अपनी लास्ट स्टेज में होगा तो वहाँ पर भी उसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि आपको, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने जो भी मैंने उसमें एक्सरसाइज दी हुई है वो दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। मैंने उसमें बोला नहीं था बट वो आपको दोनों करनी है, इस वजह से मैंने उसमें एक्सरसाइज दी है। और उसमें जो क्वेश्चंस है, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसमें से कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैंने लिखा हुआ उसमें, ठीक है। तो आप जाकर के उनको भी सॉल्व करो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाकर के, तो मिल जाएगा उसमें। और यहाँ की तो बात भूल ही गए, ठीक है। यहाँ अगर आपने क्लास को पसंद आ रही है तो आप देखो जाकर के, अगर पहली क्लास है तो देखो जाकर किस तरह का कंटेंट यहाँ पे अपलोड होता है, हम लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस अपलोड हो रही है, ठीक है। चलो मिलेगा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।